तो देखो हमसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए बोला जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है एल, इसका मास है एम और इसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करके ए पॉइंट से रिलीज़ किया है। जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करेगा और मूव करता हुआ अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा और मीन पोजीशन के बाद आगे की ओर मूव करेगा और जैसे जैसे आगे की ओर मूव करेगा इसकी स्पीड डिक्रीज होती चली जाएगी और फाइनली एक जगह पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। स्पीड जीरो होने के बाद ये फिर से नीचे आएगा और फिर से ए पॉइंट की तरफ आएगा। इसका मतलब ये अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को डिराइव मतलब कि टाइम पीरियड के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोला है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ए पॉइंट से इसको रिलीज करने के बाद फिर से जब ये ए पॉइंट पे आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे कि इस एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम इस पेंडुलम ने लिया उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, तो आखिर वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता होगा वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देखो हमें केवल पॉसिबिलिटी लेनी है कि वो डिपेंड करता होगा या नहीं करता होगा, कर सकता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेसेसरीली वो डिपेंड करता ही होगा, हम केवल पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पेंडुलम की जो लेंथ है एल, इस पर डिपेंड कर सकता है वो, क्योंकि अगर इस पेंडुलम की लेंथ कम होगी तो ये अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट जल्दी कर लेगा। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इसको एक बड़ा पाथ कवर करके आना पड़ेगा, तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसको अभी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमने एल की पावर पी ले ली। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो पी की वैल्यू -1 हो जाएगी, या फिर अगर लेंथ पे डिपेंड नहीं करता होगा तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो p फिलहाल हमारे लिए अननोन है, p की वैल्यू हमें नहीं मालूम। इसी तरीके से और पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी कि ये टाइम पीरियड और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता होगा। तो देखो लेंथ के अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि इसका मास पे डिपेंड कर सकता है। तो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया, मास की पावर को q ले लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो q की वैल्यू +1 निकल के आएगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो q की वैल्यू -1 निकल के आएगी। फिलहाल q की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, लेकिन जब ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो p, q और भी जितने वेरिएबल्स है सबकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से और पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो देखो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर मैं छोटे एंगल से इसको डिस्प्लेस करूँ तो इसका रिवोल्यूशन कंप्लीट जल्दी हो सकता था, और इसको बड़े एंगल से डिस्प्लेस करूँ तो इसके रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में ज़्यादा भी टाइम लग सकता था। तो इसका मतलब थीटा पे भी डिपेंड करने की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी पावर को r ले लिया। इसके अलावा और किस पे डिपेंड करेगा, देखो अगर मैं इसको ए पॉइंट से रिलीज करता हूँ तो ये मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है m/g। मास को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, तो बचा हमारे पास g। तो हमने फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता होगा उसको ले लिया g, और g की भी पावर हमने s ले ली, क्योंकि हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने इसकी पावर को s ले लिया। पी क्यू आर एस हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं, और इनको एक साथ लिखने के लिए देखो हमने क्या किया, टी की पावर एल एम थीटा जी चारों की वैल्यूज़ को एक साथ लिख लिया। और जब भी हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमें दिख रहा है, और इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो 2 टर्म्स है, एक तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में t और एक इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये वाली पूरी की पूरी के एल एम थीटा जी, ये पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी टर्म्स यूज में आ रही हैं सभी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो सबसे पहले टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 में है t टाइम, तो हमने टर्म 1 ले लिया t टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0l0 t की पावर 1। तो ये हमने टर्म 1 का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद आ जाते हैं टर्म 2 पे। तो टर्म 2
जो है उसको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और टर्म 2 का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो k तो यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो k का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। बात कर लेते हैं l, तो l यहाँ पे लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0l1t0। तो ये हमने l की जगह पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। l की पावर p है तो यहाँ पे इसकी होल पावर हमने p नोट कर दी। इसके बाद आ जाते हैं m मास पे, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l0t0 और इसकी होल पावर है q, तो हमने लिख दिया q। इसके बाद आ जाते हैं थीटा, थीटा एंगल है और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मीटर में मेजर करते हैं, रेडियस को भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस। और जो फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस होती है उसको हम डायमेंशनलेस भी कहते हैं। इसका मतलब थीटा डायमेंशन लेस होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0l0t0 हो जाएगा। इसकी पावर r है तो r पुट कर दी और g यहाँ पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0l1t-2 हो जाएगा और इसकी पावर है s, तो हमने यहाँ नोट डाउन कर दी s। अब अगला काम हमारा ये होगा कि हमें m, l और t की पावर एक साथ लिखनी है जितनी भी है। तो m की टोटल पावर देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है 1 और 1 की पावर है q। जब किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो m की पावर 1 की पावर q है तो ये हो जाएगा m की पावर q, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो m की टोटल पावर निकल के आ रही है q। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड l, l की यहाँ पे पावर है 1, 1 की पावर है p, तो टोटल l की पावर यहाँ पे हो जाएगी p। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, 1 की पावर s, तो टोटल हो जाएगी p प्लस s। तो l की टोटल पावर है p प्लस s। इसी तरीके से t की पावर देख लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और उसकी भी पावर s, तो माइनस के 2s। इसे देते हैं इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला आ गए और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो कंपेयर करके देख लेते हैं। इक्वेशन 2 मतलब कि टर्म 1 में m का पावर होना चाहिए था 0, लेकिन टर्म 2 में m का पावर है q। दोनों को कंपेयर करें तो q की वैल्यू निकल के आएगी 0। इसी तरीके से l की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे l की पावर है 0, यहाँ पे l की पावर है p प्लस s, तो हम p प्लस s इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 0। इसी तरीके से तीसरी टर्म में t की पावर है 1, यहाँ पे है -2s, तो माइनस के 2s इज इक्वल्स टू 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2 और s की वैल्यू माइनस के 1/2 यहाँ पुट करें तो p माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू निकल के आएगी प्लस के 1/2। और r यहाँ पे काम में नहीं आ रहा है क्योंकि r किसकी पावर है थीटा की और थीटा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब r की वैल्यू निकल के आएगी 0। तो अब हमारे पास p q r s चारों की वैल्यू मिल गई है p q r s, तो इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। putting values of p q r s into equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं p q r s की वैल्यू। तो t इज इक्वल्स टू है k l m थीटा g की पावर p q r s। देखो ये है इक्वेशन 1, l m थीटा g की पावर p q r s, तो p q r s की वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू है 1/2, q की वैल्यू है 0, r की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू है माइनस के 1/2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी नंबर की वैल्यू 0 होती है, की पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा k l की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं एज इट इज़ लिख देते हैं 1/2, m की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, थीटा की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 और g की पावर 1/2 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये हो जाएगा g की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में। तो इसको आगे सोल्व करने पे
एल की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एल, और जी की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखो, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है। थ्योरेटिकल अप्रोच से यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। इसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई प्रैक्टिकली सिंपल पेंडुलम लेते हैं, उसके थ्रेड की जो लेंथ है, जो इफेक्टिव लेंथ है, उस लेंथ की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। सपोज करो वो है 100 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 100 सेंटीमीटर सपोज करो हमने लेंथ ले ली, जी की वैल्यू आ गई। फिर उस पेंडुलम को हम किसी पॉइंट से डिस्प्लेस करके और उसको रिलीज करेंगे और ये देखेंगे कि उसको टाइम कितना लग रहा है, और स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम की वैल्यू पता कर लेंगे। तो देखो एल की वैल्यू हमें नॉन है 100 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू हमें नॉन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू सपोज करो 2 सेकेंड्स निकल के आती है। तो इन तीनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो के की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। और प्रैक्टिकली जब हम इसको सोल्व करते हैं तो के की वैल्यू निकल के आती है 2 पाई, ट्वाइस ऑफ पाई। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमें क्या अप्रोच रखनी होगी, देखो सबसे पहले किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर सकता है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उनके थ्रू एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके जो अननोन वैल्यूज़ थी पी क्यू आर एस, उनको आइडेंटिफाई करना होगा प्रिंसिपल होमोजेनिटी के थ्रू। उन अननोन वैल्यूज़ पी क्यू आर एस को फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे, और इक्वेशन में पुट करने के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने के बाद हमारे पास अपना फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये है सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन का मेथड। इसी तरीके से और भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर सकता होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। इनको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।